मैं एक बार जो है पुनः आपका अभिनंदन करते हुए मैं अपने साथियों को बता देना चाहता हूं कि यह जो बातचीत है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो दो कविताएं एनसीईआरटी की हिंदी अच्छी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक के अंदर संकलित की गई है, गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति, इनके ऊपर आधारित है। और निराला जी का परिचय मैं क्या दूंगा, आप किसी भी जगह आप साहित्य की बात करेंगे तो निराला जी के किस्से और कहानियां सुनाने वाले बहुत सारे लोग जो है आपको मिल जाएंगे। आज हम उनके प्रपौत्र विवेक निराला जी से बातचीत करेंगे। विवेक जी स्वयं भी एक अच्छे कवि हैं, बहुत सुंदर कविताएं विवेक जी लिखते हैं। तो इस बातचीत की कड़ी में मैं अपना पहला प्रश्न जो है विवेक जी से रखता हूं। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ निराला जी का व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनके अनेक किस्से कहानियां हिंदी साहित्य के गलियारों में किसी से भी सुनने को मिल जाएंगे। महाप्राण निराला के विराट व्यक्तित्व को शब्दों में बांध पाना आसान नहीं है। फिर भी आपके मुख से निराला जी का परिचय हम अपने छात्रों को अवश्य देना चाहेंगे, प्लीज। देखिए, उन्नाव जिले के गढ़ाकोला नाम के एक गांव के मूल निवासी निराला के पिता उन्नाव का अपना पैतृक गांव छोड़ करके बंगाल चले गए थे। 1857 के बर्बर दमन के क्रम में कानपुर और लखनऊ के मध्य में पड़ने वाला एक छोटा सा जनपद उन्नाव, यहाँ जी पर बर्बर दमन हुआ था। जी और बहुत छोटा सा जनपद था। खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा जीवन जीने की स्थितियां थी नहीं, तो अपने खेत में खुरपी गाड़ करके और राम सहाय तिवारी बंगाल की ओर रवाना हुए। जी वहां पर 1896 जो हम लोग मानते हैं निराला का जन्म, हालांकि जन्म के वर्ष को लेकर के रामविलास जी ने एक विवाद खड़ा किया है, लेकिन जो जी आमतौर पर मान्य वर्ष है वह सन 1896। भारत सरकार ने जो निराला पर डाक टिकट जारी किया वह भी 1896 ही उसमें अंकित ही निकलता है। क्योंकि जी आपको याद होगा कि निराला की एक कविता है जी जिसमें वो कहते हैं कि वह था किशोर काल, दैव के चक्र से वक्र गति आ मिले, 17 का मैं 24। तो वो जवाहरलाल नेहरू और अपने मध्य में 7 वर्षों का अंतराल मानते हैं, जैसा कि वो लिखते हैं। जी जवाहरलाल नेहरू का जन्म वर्ष 1889 लगभग असंदिग्ध और बिना किसी विवाद के शिकार है। तो 7 वर्ष का अंतराल माने तो 1896 ही आएगा सही। तो वहां बंगाल के महिषादल राज्य में निराला का जन्म हुआ। उसके बाद बहुत एक वह है कि साहित्य की ओर लगाव था। हाई स्कूल में गणित के पर्चे में पद्माकर के छंद लिखकर चले आए थे। जाहिर सी बात है कि जी हमारी शिक्षा व्यवस्था गणित में साहित्य का छंद लिख करके आएगा उसे फेल होना ही होगा। तो निराला भी हाई स्कूल फेल हुए और पिता ने समझ लिया कि पढ़ाई लिखाई इनके बस की नहीं है। तो जैसा पिता मान लेते हैं कि अब सयाना हो गया है, विवाह कर दिया जाए। उस समय विवाह की उम्र भी आज जैसी नहीं थी, विवाह कर दिया गया। जलमऊ की मनोहरा देवी से
से विवाह करने के उपरांत फिर गौना हुआ। गौने के बाद रामकृष्ण और सरोज, उनके पुत्र रामकृष्ण, और 1914 में 1917 में सरोज का जन्म हुआ और 1918 में जो महामारी इन्फ्लुएंजा स्पेनिश फ्लू जो आई थी उसमें परिवार के काफी लोग मारे गए और मनोहरा देवी का भी निधन हो गया। इसके बाद निराला ने कोई दूसरा विवाह किया नहीं। नितांत अकेले जीवन जीने की ठानी, बच्चों को उनके ननिहाल में दलमऊ में छोड़ा और अपना साहित्य पथ पर चल पड़े। पहले समन्वय का संपादन किया, रामकृष्ण मिशन की दार्शनिक पत्रिका मतवाला का संपादन किया और फिर न कहीं नौकरी की। विशुद्ध साहित्यिक सेवा से विभिन्न शहरों में कलकत्ता, इलाहाबाद, लखनऊ रहते हुए अंत में इलाहाबाद में 15 अक्टूबर 1961 को उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। 15 अक्टूबर 1961 को उनका निधन हो। जी विवेक जी, थोड़ा सा जो है ना, आप जब बात करते हुए पीछे गर्दन की ओर लेकर के जा रहे हैं तो अनुरोध है थोड़ा गर्दन पीछे न ले जाकर के आगे फोन की तरफ अगर रखेंगे तो चेहरा जो है थोड़ा सा जो है दिखाई देगा। हाँ, इस पोस्टर में भी जो है थोड़ा सा ठीक है। तो अब बहुत जो है संघर्षमय जीवन जो है निराला जी का रहा और उन्हीं दौर के अंदर बहुत सारी कविताएं लिखी। उन्हीं कविताओं में से एक कविता जो कि अंतरा भाग में संकलित की गई है, गीत गाने दो मुझे। इस कविता की पृष्ठभूमि क्या रही? दरअसल ये एक तो निराला के रचना काल के 3 दौर हैं जी। लेकिन खास बात यह है कि निराला जो मुक्त छंद का प्रवर्तन करते हैं, मुक्त छंद की हिमायत करते हैं और मुक्त छंद को कविता की मुक्ति से जोड़ करके देखते हैं और उसे वो मनुष्य की मुक्ति तक ले जाते हैं। लेकिन निराला गीतों का दामन कभी छोड़ते नहीं। हर दौर में निराला ने गीत लिखे। तो एक तो यह गीत है, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। दूसरी बात यह है कि यह निराला के तीसरे दौर यानी आखिरी दौर का गीत है जी। यह आरंभिक गीतों नहीं है। एक कवि के सामने अपनी वेदना को व्यक्त करने के लिए उसकी कविता के, उसके गीत के अलावा और उसके पास क्या साधन हो सकता है। अब आप ये देखिए कि निराला ही लिख रहे हैं कि जीवन पर इतना संघर्ष है, साहित्यिक पथ में इतना संघर्ष है। निराला की वह मशहूर पंक्तियां हैं कि जब कड़ी मारे पड़ी दिल हिल गया। इसने यहां पर भी एक दिखाई देता है कि ठोकरें क्या राह चलते, होश के भी होश छूटे। जी। इस तरह के प्रहार हुए हैं कि होश के भी होश छूट जाएं। बार बार वह अपनी व्यथा को व्यक्त करने के लिए रुकने का उन्हें एक ही उपाय लगता है कि उसे लोगों से कह दिया जाए। जी। छायावाद के समय में आत्मपरकता यह एक महत्वपूर्ण, आत्माभिव्यक्ति यह एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। जी। निराला भी उस आत्माभिव्यक्ति के चलते सारी बातें कहते हैं। आप इन पंक्तियों का मिलान
बर्तोल्ट ब्रेख्त की उन मशहूर पंक्तियों से करिए है कि जहां वो कहते हैं कि क्या अंधेरे दौर में भी गीत गाए जाएंगे। ही इसका उत्तर देता है कि हाँ, अंधेरे दौर में भी गीत गाए। गीत है। तो निराला यहाँ कहते हैं कि गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। अपनी उस पीड़ा को उसे रोकने के लिए मुझे गीत को गा लेने। अब उसके पीछे जीवन की वे सारी पीड़ाएं सम्मिलित हैं, वो चाहे पारिवारिक पीड़ाएं हों और चाहे साहित्यिक पीड़ाएं हों, चाहे सामाजिक पीड़ाएं हों। जी। यह बिल्कुल नितांत निजी भी नहीं कह सकते हम इसे, क्योंकि निराला के यहाँ यह तय करना थोड़ा कठिन है कि कितना निजी है और कितना सामाजिक। निराला तो लगभग एक घोषणा पत्र अपना दे देते हैं जहां वो कहते हैं कि मैं शैली अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, झट उमड़ वेदना आई। तो वह वेदना, जिस वेदना की बात यहाँ कह रहे हैं कि गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, वह वेदना कितनी अपनी है और कितनी दुखी निज भाई की है, इसमें फाँक करना, इसमें कोई फर्क करना थोड़ा मुश्किल है। जी जी बिल्कुल। इसी कविता को अगर हम देखें, थोड़ा आगे अगर हम बढ़ें, तो कविता में निराला जी ने कहा है, हाथ जो पाथेय थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। जी। कटाक्ष किन के ऊपर किया गया है, किन के ऊपर कटाक्ष किया है? दरअसल जो पूरी निराला की साहित्यिक यात्रा है जी, कि कितना अकेलापन है, और दूसरा यह है कि इसको इस तरह से भी देखें कि 1946 से 1949 के बीच जो भारत को जब स्वतंत्रता मिल रही है, जहां देश का विभाजन हो रहा है, जहां सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जहां लाशों से भरी हुई रेलें आ रही हैं, वहां पर निराला चुप। जी, जी। आप सोचिए कि एक ऐसा लेखक पूरी तरह मत्स्यजीवी है जो सिर्फ अपने लेखन के बूते पर ही अपना भरण पोषण कर पाता है, वह लेखक 3 साल तक चुप रहता है, कुछ भी नहीं लिखता है। जी। और उसके बाद जब निराला प्रकट होते हैं, निराला की कविताएं आती हैं, तो आप देखिए कि भारत का गणतंत्र लागू हो रहा है और जनवरी 1950 में, और निराला जो गीत लिख रहे हैं वो अद्भुत किस्म के, जैसे शिशिर की शर्वरी हिंस पशुओं भरी। जी। अब वह शिशिर की कौन सी रात है जिसमें चारों ओर पशु ही घूम रहे हैं? यह स्वाधीन भारत का कौन सा बिंब है कि जिसमें हिंसक पशु चारों ओर घूम रहे हैं रातों को? तो आप ये देखिए कि एक धारा जो इस आजादी को झूठी आजादी कह रही थी, आप फैज को याद करिए। फैज कह रहे थे कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, हमें इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। जी। तो इस पूरी स्वाधीनता संघर्ष की यात्रा में जो कुछ साथ में था, जो पाथेय था पथ के लिए, जी। रास्ते के लिए, जो हम
साथ लेकर के चलते हैं, चल ले। वह भी लूट लिया गया। जी तो निराला तो संश्लिष्ट कवि है ना। आप जी संकेत समझ सकते हैं कि वह, अगर ये झूठी आजादी है जिसके लिए हम लोगों का जो स्वप्न था, अगर वह स्वप्न नहीं हासिल हुआ तो यह एक तरह का ठगना ही तो हुआ कि हम ठगे गए। बिल्कुल। अगर सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण ही हुआ है, अगर वास्तविक आजादी नहीं मिली है, जिस स्वाधीनता की संकल्पना थी, अगर वह संकल्पना पूरी नहीं हुई है, तो हमारी सारी आहुतियां, हमारे सारी कुर्बानियां अगर वैसे ही जानी थी, तो यह ठगे जाना नहीं तो और क्या है। आखिर बिल्कुल। यह अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लेते हैं। जी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, संकेत हैं। तो चोटें इतनी पड़ी कि होश के भी होश खो जाएं। और जी विडंबना यह है कि हम अपनी यात्रा में जो फातहे लेकर चल रहे थे, वह भी लूट लिया गया। इतना उसे भी। मनुष्य को अकेला जी अकेला किया गया। जी विवेक जी, बहुत अच्छा जो है यहाँ मुझे लगता है कि हम कविता पढ़ाने वाले लोग हैं, ये कविता के इस अर्थ तक तो हम कभी जो है पहुंच ही नहीं पाते हैं। आज ये कविता मेरे समक्ष भी है, एक नया अर्थ लेकर के प्रस्तुत हुई है। तो ये आपसे बात करने का जो है ये मैं महत्वपूर्ण जो है बातचीत इसी समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे छात्रों के समक्ष ये कविता जो है स्पष्ट होगी। और अरुण ठग जी ठाकुरों आप ये के ऊपर देखिए मुझे। कि अरुण जी आप देखिए कि उस कविता का आगे का जो बंद है, जी वह तो लगता है कि जैसे हमारे अपने समय का है। हम जी बिल्कुल। निराला की चौथी पीढ़ी में बैठ करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी निराला के न रहने के लगभग 60 साल पूरे हो रहे हैं। 1961 में जी निराला का देहांत हो गया था। 2020 में हम लोग इस कविता के बहाने निराला की बिल्कुल। बात कर रहे हैं। जी भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं जी लोग लोगों का सही परिचय न पाकर। सारा संसार जैसे जहर से भर गया है। जी लोग एक दूसरे को इस तरह से देखते हैं कि जैसे सही परिचय न हो। हमारे आज की जी परिस्थितियां देखिए कि सारा संसार जैसे जहर से भरा हुआ है, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर संदेह कर रहा है कि कहीं हम महामारी का वाहक न हो। हम हाथ भी नहीं मिला सकते। जी जी बिल्कुल। हम, कहा जा रहा है हमसे कि भौतिक दूरी बना करके हम भौतिक दूरी बना करके रख रहे हैं, लेकिन उसे कह जी रहे हैं सामाजिक दूरी, जी सोशल डिस्टेंस प्रचलन में आ गया है। सोशल डिस्टेंस। जी तो एक दूसरे के प्रति परस्पर इतना संदेह है। मुझे तो एकदम आज के समय की पंक्तियां लगती हैं कि भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों का जी सही परिचय न पाकर। काहे का परिचय? अगर इतना संदेह है कि मनुष्य ही मनुष्य के लिए खतरनाक है। जी और फिर बुझ गई है लौ प्रथा की। अब पृथ्वी को इस तरह से देखना कि जैसे यह पृथ्वी जो चल रही है, यह जी एक उस अग्नि के चलते चल रही है जो अग्नि जलती है स्नेह से, प्रेम से। जी जी जल उठो फिर सींचने को। अगर उसको सींचना है तो तुम्हें जलना हो। बिल्कुल। फिर अपने आप को जला करके भी इस पृथ्वी को प्रेम से सींचना के लिए फिर एक बार तुम खुद जल उठो। जी तो अद्भुत कविता है यह।
बिल्कुल जो है उसकी निराशा के अंदर आशा का संचार जो है अंतिम पंक्तियां जो है करती हैं, बेहद अद्भुत कविता है। विवेक जी, हम बढ़ते हैं। अगला जो है हमारे हिंदी साहित्य में शोक गीत की जो है परंपरा जो है वो नहीं के बराबर मिलती है, और निराला जी ने पुत्री शोक पर एक लंबा शोक गीत सरोज स्मृति लिखा। तो सरोज के अल्प अवधि के जीवन के बारे में जो है थोड़ा बताइए। देखिए, सरोज का 1917 में जन्म होता है। 1918 के इन्फ्लुएंजा जी। में वह अपनी माँ से बिछुड़ मनोहरा जाती जी। हैं। मनोहरा जी का देहांत हो जाता है। जी। ननिहाल में पालन जी। पोषण हुआ। निराला जी। के पास तमाम विवाह के प्रस्ताव आते हैं। खुद सरोज स्मृति कविता में ही इसका वर्णन है कि उनकी सास भी यही चाहती हैं कि यह दूसरा विवाह कर लें, लेकिन जी। निराला किसी भी तरह के भाग्यवाद को अस्वीकार करते हुए वह कुंडली कि अगर कुंडली में दूसरा विवाह लिखा है तो उसको उठा करके सरोज को देते हैं, जिसको खेलते खेलते वह फाड़ करके उसकी चिंदी चिंदी बिखेर देती है। जी। सरोज का सरोज द्वारा निराला की कुंडली की चिंदी चिंदी करना, यह एक तरह से कहें कि यह जो नियतिवाद है, यह जो एक विधा है जो कही जाती है भविष्य पाठ की, जी। तो ज्योतिष या। भाग्यवाद उस हाँ उस भाग्यवाद पर और उस भविष्य को जान लेने की विधा को भी निराला खंडित करते हैं जी। और यह प्रण लेते हैं कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। तो मनुष्य की इच्छा शक्ति, जी। मनुष्य का संकल्प वह ज्यादा बड़ा है, यह भी वो उस कविता के माध्यम से दिखाते हैं। जी। दूसरा, फिर सरोज स्मृति कविता में निराला के अपने संघर्ष भी आए हैं कि किस तरह से उन्होंने लंबा संघर्ष किया, कविताएं किस तरह से लौटती थी, कैसे फिर अपने को जी। वह स्थापित करते हैं। और यह भी कि एक जेन्युइन कवि, एक ईमानदार कवि जो रचना में, भाई आप प्रेमचंद का वो मशहूर कथन देखें ना कि हिमायत करना साहित्यकार का फर्ज है। जो गरीब है, मजलूम जी। है, उनकी हिमायत करना साहित्यकार का फर्ज है। तो आप जी। साहित्य में हिमायत करें गरीबों की और खुद गरीबों का गला दबाएं, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। नहीं हो सकता। इसलिए सरोज स्मृति कविता में निराला कहते हैं कि जाना तो अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। अर्थागम के सारे उपाय मैं जानता था, लेकिन फिर भी हमेशा हाथ संकोच में ही रहे धन से, क्योंकि क्षीण का न छीना कभी अन्न, मैं लख न सका वे दृग विपन्न। जो कमजोर हैं कभी उनके हिस्से का अन्न मैंने नहीं छीना, क्योंकि मैं उन विपन्न आंखों को देख ही नहीं सकता था इस तरह। तो एक तो जी। निराला के जीवन के बारे में, उनके अपने संकल्पों और उनकी जीवन शैली के बारे में भी हम इससे, उनके अपने जीवन सिद्धांतों के बारे में हम इस कविता से बहुत कुछ जान लेते हैं। दूसरा यह है जी। कि बहुत सारे लोग वह क्रांति करते हैं, लेकिन सारी क्रांतियां अंततः अपने आप से पहले शुरू होती हैं। तो सारी जी। रूढ़ियों का खंडन और रूढ़ियों को मानना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जी। तो इसलिए जब ब्राह्मणों के यहाँ या तमाम हिंदू समुदाय में श्रावण का महीना ऐसा होता है जब विवाह नहीं होते, लेकिन निराला तय करते हैं कि नहीं,
श्रावण के महीने में ही कन्या का विवाह होगा। दुनिया भर के तमाम कर्मकांड होते हैं, लोग, गांव के लोग विरोध करते हैं कि भाई ये अजीब किस्म का, श्रावण में शादियां नहीं होती हैं, ये शादी हो रही है। निराला अकेले पड़ जाते हैं। निराला ने तय किया आप कि सुन पा रहे हैं विवेक जी? हाँ, विवेक जी, थोड़ा सा जो है हमारी बातचीत जो है इंटरप्ट हुई है। अंतिम जो आप जब बता रहे थे तो वो बातचीत जो है मुझे लग रहा है नेटवर्क के कारण जो है थोड़ी डिस्टर्ब हुई। मैं ये कह रहा था कि जी जब सामान्य अ, हिंदू परिवारों में सावन के महीने में शादियां नहीं होती हैं, जी निराला ने तय किया कि हम पुत्री का विवाह उसी महीने में करेंगे। जी पंडित पुरोहितों ने, प्रजा वर्ग ने, गांव वालों ने, सबने बहिष्कार किया, तो निराला ने तय किया कि वो खुद ही करेंगे। तो उन्होंने अपने जी गांव के कच्चे घर को गोबर से लीपा, उसे साफ सुथरा किया। हम्म, और आप देखते हैं कि सरोज स्थित में ही वो कहते हैं कि लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र। जी कि ठीक है, मैं विवाह के मंत्र भी पढ़ लूंगा और पंडित जी इससे भी स्वतंत्र मुक्ति पा जाएंगे। जी लेकिन सचमुच यह विवाह आमूल नवल था। जी जो सरोज में बिल्कुल। पंक्तियां आती हैं कि देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ जी पड़ा कलश का जल। तो यह जी सचमुच आमूल नवल विवाह था, जहां पर कोई बारात नहीं थी, कोई चमक दमक नहीं थी। जी तो सरोज के भावी पति शिवशेखर द्विवेदी दो चार मित्रों के साथ उपस्थित थे। निराला के कुछ मित्र थे, वह आ गए थे। अपने दामाद के लिए निराला खादी का कुर्ता पैजामा ले आते हैं, सरोज के लिए खादी की एक धोती ले आते हैं। यह नए जी परिधान हो गए। और एक विवाह में एक होता है ना कि दूल्हे को एक मोर पहनाते हैं, चेहरा। जो सिर पर धारण किया जाता है। हाँ, जी जी वह मोर भूल गए थे। जी किसी ने कहा कि लड़के के लिए मोर नहीं है, तो निराला रामचरितमानस उठा के ले आते हैं और कहते हैं कि यही सिरमौर। जी जब गांव में कुछ भी उपलब्ध नहीं है, तो एक साहित्यिक ग्रंथ से ज्यादा सिरमौर और क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। तो इस तरह वह बिना किसी दहेज के, बिना किसी चमक दमक के, बिना किसी जी वैभव और प्रदर्शन के वह सरोज का ब्याह करते हैं। और हम्म, सरोज का ब्याह करते हुए जी सरोज को इस तरह परिणीता के रूप में उन्हें मनोहरा की याद आती है कि इसी तरह हमारा भी ब्याह हुआ था। और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वही रूप सौंदर्य वह सरोज में उतर आया है। जी और निराला सरोज के उस सौंदर्य का भी एक बेहद संयत वर्णन करते हुए जी और सरोज का ब्याह, सरोज की कविता में वह सरोज का ब्याह संपन्न कराते हैं। जी महत्वपूर्ण है कि
आप देखिए कि भारतीय परंपरा में कण्व ऋषि और शकुंतला का उदाहरण मिलता है। जी बिल्कुल। वह जिस तरह से ऋषियों के आश्रम में पली हुई थी, कण्व ने शकुंतला का विवाह किया, और तो वह सर्वश्रेष्ठ कविता में वह उस संदर्भ की भी याद करते हैं। जी। और यह आधुनिक मन है निराला का, यह निराला एक आधुनिक पिता का मन और एक आधुनिक पिता का कर्तव्य है जो निराला व्यक्त करते हैं। जी। भाई नानी की गोद में पली है, तो निराला तरह निर्वहन कर रहे हैं। जी। वो कहते हैं, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। जी। अब एक पिता इससे ज्यादा और क्या कर सकते? बिल्कुल। और फिर बहुत सारी परंपराओं को, दुखी जीवन की कथा रही। जी जी, निश्चित रूप से आप देखिए इसी कि प्रश्न पे मैं आ रहा था। आज के दौर में जिस तरह से लोग अभी भी अपनी, अब जाके शुरू हुआ है कि लोग लड़कियां अपने पिताओं की अर्थियां वह स्मशान घाट तक ले जाने लगी हैं, वरना बहुत समय तक तो स्मशान घाट में स्त्रियों का जाना वर्जित रहा है। लेकिन सरोज स्मृति का आरंभ आप देखिए कि वो यहीं से शुरू करते हैं कि क्या तुमने ये सोचा कि जब पिता बहुत दुखी होंगे तो उनका हाथ पकड़ करके मैं उन्हें इस दुस्तरतम को पार कराऊंगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि निराला के पास एक बेटा नहीं था, एक पुत्र था। इसके बावजूद यह गहरा विश्वास कि मेरी बेटी ही मुझे इस भवसागर से पार कराएगी, तारेगी। यह जो भारतीय मानस में यह जो तारना है ना कि हमको तार देगा, यह पुत्री के ऊपर यह विश्वास, यह भी तो है सरोज स्मृति में। यह भी एक आधुनिक मन ही है, एक आधुनिक व्यक्ति ऐसा विश्वास कर सकता है, ऐसा कह सकता है। जी बिल्कुल जो है। और देखिए जब 1932 और 33 का वो समय जो है बनता है, जिस समय सरोज की जो है शादी कर रहे होंगे, और उस समय उन तमाम प्रचलित रीति रिवाजों मान्यताओं को तोड़ना, ये अपने आप में बेहद क्रांतिकारी कदम था निराला का। और इसका आगे चल करके मुझे लगता है कि पारिवारिक जीवन में उन्हें खामियाजे भी जो है भुगतना भी पड़ा, जो आगे चलकर वो कविता में कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कहीं नहीं। तो इनकी पंक्तियों के पीछे जो है निराला जी की गहन वेदना का जो है अनुभव होता है। इस वेदना को निराला जी कभी मुझे लगता है कह भी नहीं पाए उस ढंग से। क्या लगता है आपको? कभी उन्होंने ये पंक्तियां सरोज के संदर्भ में, निराला अपने संदर्भ में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अपनी व्यथा को तो वह अपनी साहित्य के माध्यम से व्यक्त कर ही रहे थे जगह जगह। जी। यह सरोज की वेदना है। वो कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही। सरोज के जीवन की सारी कथा दुख की रही। भाई 1.25 साल की उम्र में ही उसे अपनी माँ को खो देना पड़ा। उसके बाद ऐसा पिता था जो नानी के यहाँ छोड़ आया पलने के लिए, वहां छोड़ना पड़ा, तो नानी की गोद में पली। उसके बाद जब विवाह योग्य हुई तो ये कहा गया कि भाई अब यह पिता का दायित्व है। तो पिता ने इस तरह ऐसा विवाह किया, शिव और गिरजा जैसा मतलब इस तरह का विवाह किया। आप सोचिए ना कि लड़कियों के मन में अपने विवाह को लेकर कितने तरह के स्वप्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो इस तरह का ऐसा पिता है जिसके पास उन सपनों, आप ये कहिए कि उस कैशोर्य सपनों को पूरा करने का कोई स्पेस है ही नहीं उस पिता के यहाँ। जी जी। और विवाह के बाद जो है
भाई 18 साल की पूरी हुई, पूरे का जी। दशाध्याय निराला कहते ही हैं। 18 साल की उम्र तक को पूरा करते करते 19वीं में निधन भी हो जाता है। जी। टीबी का रोग लगा ही था, एक असाध्य, जो उस समय की असाध्य बीमारी थी वह लग ही गई थी, और सरोज का निधन भी हो जी। जाता है। तो इस 18 वर्षीय जीवन में, इतना छोटा सा जीवन जी। है 18 वर्ष का, उसमें भी बचपन में ही माँ को खो देना, पिता से अलग रहना, नानी के यहाँ रहना, उसके बाद यह विवाह, और विवाह के बाद फिर 3 वर्षों के दाम्पत्य के बीच ही देहांत। उस संदर्भ में निराला कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। सरोज के संदर्भ में पंक्तियां हैं। जी। अपने संदर्भ में अपने दुख की कथा तो गाहे बगाहे निराला व्यक्त कर ही रहे। सरोज के पास तो वह भी नहीं था ना कि वह अपनी दुख की कथा को व्यक्त कर सके। जी। विवेक जी, आप भी जो है अच्छी कविताएं लिखते हैं और आपका शोकगीत भी जो है मैंने पढ़ा है। तो निराला जी की परंपरा में आप अपने आप को कहाँ खड़ा करते अब ये तो एक मुश्किल सवाल है, इसलिए क्योंकि हैं? यह तो समय तय करेगा कि मैं कहाँ जी। हूँ। क्योंकि किसी और कवि के बारे में अंतिम निर्णय यह समय देता है। समय एक बड़ी जी। पंचन्नी है, जो यह उस पंचन्नी में कुछ कवि निकल करके आते हैं। लिखते तो बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग जी। समय के साथ साथ वह समय उन्हें बुहार के बाहर कर देता है। जी। जो कबीर कहते हैं कि साल साल को गए रहे थोथा दे उड़ाए। सोता दे तो उड़ाए। बहुत सारे थोथे कवि होते हैं जो उड़ा जी। दिए जाते हैं। जो सचमुच गंभीर कवि होते हैं, समय उनको सहेज करके रखता है। लगता है। और जीवन, एक कवि का जीवन वहां से शुरू होता है जहां से उसका भौतिक जीवन समाप्त होता है। तब उसका एक कवि जीवन शुरू होता है कि अगर अपनी मृत्यु के 100 वर्षों बाद भी उसे याद किया जाए तो इसका मतलब है कि हाँ, वो सचमुच कवि था। जी। तो एक तो मुझे इसको लेकर के हमेशा एक संदेह बना रहता है कि सचमुच कवि हूं कि नहीं हूं। क्योंकि यह विश्वास भी बहुत कम लोगों में होता है, जैसा कबीर के पास था या जैसा निराला के पास है, कि कवि हूं पाया है प्रकाश। जी। ईर्ष्या नहीं मुझे यद्यपि मैं ही वसंत का अग्रदूत। क्योंकि आत्मविश्वास भी बहुत कम कवियों के पास होता है। तो जी, बिल्कुल। एक तो बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि मैं कवि हूं कि नहीं हूं, यह तो आगे आने वाले समय में ही निर्धारित होगा। रही बात परंपरा की, तो जैविक परंपरा में भले मैं चौथी पीढ़ी में हूं, उस कविता की परंपरा में मेरा कितना रिश्ता निराला से बनेगा, जी। वो ये इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि अब एक दो चीजें हैं। एक तो यह है कि कहा जाता है कि एक विशाल वटवृक्ष के नीचे कोई दूसरा पेड़ वो उगता नहीं। जी। तो निराला निराला का नाम वह एक ऐसा विशाल वटवृक्ष है कि उसके नीचे पता नहीं एक यह विरासत का जो है एक पेड़ बड़ा जो है। बनेगा कि नहीं बनेगा, कि जी। क्या होगा। हाँ, तो लेकिन चौथी पीढ़ी में आकर के और
कविता के संस्कार पा करके कवि न भी बनूं, न हो जी पाऊं, तो भी इतना तो संतोष रहेगा ही कि जब मैं छोटा था और जब निराला की कविताएं मुझे राइम्स की तरह याद करा दी जाती थी, वहीं जी से कविता का एक संस्कार बना, कविता के प्रति लगाव बढ़ा। तो और कुछ नहीं तो इस परंपरा में आकर के कविता का एक पाठक तो बन ही जाऊंगा, कम से कम इतना भरोसा मुझे है कि जी रचनाकार जी। भले न बन जाऊं, लेकिन कविता का एक लेकिन पाठक, पाठक तो आप अच्छी रहे। कविता का अच्छी कविता का गुणग्राहक बन जाऊंगा, बस इतना भी बहुत है। अगर इस परंपरा से निराला की चौथी पीढ़ी में आकर अगर मैंने इतना भी संस्कार अर्जित कर लिया तो मुझे संतोष। बिल्कुल विवेक जी जो है बहुत बहुत अच्छी बात कही है। और देखिए कवि मानने से खुद के मानने से तो कवि बनता भी नहीं है व्यक्ति। पाठक या आने वाला भविष्य या आने वाला समय तय करता है कि आप उस समय जो रच रहे थे वो क्या था। निश्चित, और क्योंकि बहुत अच्छी क्योंकि बात हमारी कही है आपने। हमारी निश्चित ही, क्योंकि हमारी परंपरा में ये भी ये कहा जा चुका है, निज कवित्व कही लाग न नीका। अपना लिखा हुआ किसे जी अच्छा नहीं लगता, हर कोई अपने को बिल्कुल। अच्छा कवि मान करके चलता है, सबको लगता है कि जी मैं अच्छा लिखता हूँ। लेकिन जी जी। यह तो समय तय करेगा कि आप अच्छा लिखते हैं कि कूड़ा लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। निराला जी की स्मृति को सहेजने के लिए क्या क्या इस समय प्रयास किए जा रहे हैं, उनको जो है उनसे हमारे छात्रों को जो है जरूर एक बार आप अवगत करवाइए कि उनकी स्मृति को सहेजने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा कि एक लंबे समय तक अगर निराला की स्मृतियों को सहेजने का प्रयास किया गया होता तो अब तक निराला बहुत कुछ बच जाते। रहे। जी बिल्कुल, निराला इसीलिए बच एक जाते माने सवाल है। उनसे जुड़ी हुई स्मृतियां बच जाती। जी लेकिन एक तो कुछ ऐसा बहुत बड़े उद्यम ऐसे नहीं हुए कि जैसे हम अपने बड़े रचनाकारों से जुड़ी चीजों को सहेज कर, ऐसा हमारे यहाँ बहुत चलन में भी नहीं है कि जी हम अपने ग्रही हों। और फिर निराला का जैसा जीवन था उसमें कितनी उनकी स्मृतियां मतलब रचनाएं और वो सब बच पाती, यह भी एक बात थी। तो बहुत कुछ तो नहीं है, कुछ संस्थाओं के माध्यम से कुछ ऐसे प्रयास किए गए हैं, जो परिवार के पास जो चीजें थी वो इलाहाबाद संग्रहालय को सौंप दी गई हैं, ताकि वह सिर्फ हम तक सीमित न रहें और सारे लोग भी उन्हें देख सकें। जी। तो इस तरह कुछ कुछ चीजें हैं इधर उधर, लेकिन कोई ऐसा बड़ा उद्यम नहीं हुआ है कि जिसमें हम निराला से जुड़ी हुई चीजों को संग्रहित करके रख सकें। जी बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए था। बहुत अच्छा लगा कि उन तमाम पहलुओं से हमारे छात्र जो है इसके माध्यम से परिचित हो पाएंगे। इस बातचीत के हेतु मैं आपका बहुत हार्दिक आभार जो है व्यक्त करता हूं। और आगे भी जो है लगातार आपसे हम बातचीत करते रहेंगे ताकि हमारे छात्रों को जो है वो निराला के बारे में जो एक सही समझ उनमें पैदा हो सके। आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया। जी।